हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन सा था? सिकंदर, साइरस, डेरियस प्रथम या फिर सेल्यूकस? तो काफी ये इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला विदेशी शासक था आपका साइरस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फारस के शासक साइरस को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक यहाँ पर माना जाता है। इसके बारे में और क्या चीज है, तो ये फारस का शासक था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसने भारत पर आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिम भारत तक के इसका प्रभाव था और भारत फारस के साथ यहाँ पर आक्रमण के बाद संपर्क बढ़ जाता है और यहीं से विदेशी आक्रमणों की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। तो इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ सभी चीजों को हम समझने वाले हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। डेरियस, सिकंदर, मिनांडर या फिर सेल्यूकस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर पहला यूनानी शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला। चलिए इसके बारे में जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ये मकदूनिया का शासक था, पंजाब तक पहुंचा। पंजाब के राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ जिसको हम हाइडेस्पिजिस युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। यूनानी संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता है और वापस जाते जाते समय इसकी बेबीलोन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही आ गया है। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध, तराइन युद्ध, हाइडेस्पिज युद्ध या फिर पानीपत युद्ध? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइडेस्पिज युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। झेलम नदी और इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। कब हुआ था युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी का यूनानी नाम था हाइडेस्पिज। या पोरस की वीरता यहाँ पर काफी प्रसिद्ध हुई। पोरस ने काफी वीरता पूर्वक सिकंदर के सामने लड़ाई किया और सिकंदर इसकी वीरता से काफी प्रभावित होता है और उसको अपना जो मित्र है बना लेता है। पंजाब क्षेत्र में ये जो युद्ध है हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिकंदर ने किस भारतीय राजा को हराया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोरस को। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को हराया था। पोरस पंजाब का राजा था। युद्ध के बाद सम्मान काफी उसको सिकंदर ने दिया। यूनानी स्रोतों में यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। पोरस की बहादुरी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है और युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था पोरस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में इंडो ग्रीक राज्य की जो स्थापना है किसने की थी? कनिष्क, डेमेट्रियस, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस ने क्या किया था? भारत में इंडो ग्रीक राज्य की स्थापना किया था। इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। डेमेट्रियस ने भारत में इंडो ग्रीक शासन की स्थापना की। बैक्ट्रिया का यूनानी ये शासक था डेमेट्रियस। उत्तर पश्चिम भारत पे इसने क्या किया था? अधिकार किया था। साथ ही साथ यूनानी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। व्यापार में वृद्धि हुई और कुछ सिक्के भी यहाँ पर प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त, कनिष्क, मिनांडर या फिर डेमेट्रियस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिनांडर से ये ग्रंथ है संबंधित है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो मिनांडर जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में मिनांडर और नागसेन का यहाँ पर संवाद देखने को मिलता है और बाद में इसी मिनांडर को क्या बोला गया? मिलिंद कहा गया। इंडो ग्रीक ये शासक था। बाद में बौद्ध धर्म अपनाता है। नागसेन भिक्षु से काफी ये प्रभावित होता है। इन्हीं का दोनों का जो वार्तालाप है उसको मिलिंद पन्हो में यहाँ पर बताया गया है। प्रश्नोत्तरी शैली में ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। शक संवत की जो शुरुआत है किसने की? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो शक संवत की शुरुआत की है आप कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में।
कुषाण वंश का जो है महान शासक था, बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसी के टाइम पर जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पर किया गया था और इसकी राजधानी थी फिरोजपुर या पेशावर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कौन था? भीम, कडफिसेस, कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में जो है महायान बौद्ध धर्म का यहाँ पर संरक्षण दिया गया, गांधार कला का विकास देखने को मिलता है और इसका जो साम्राज्य है काफी विशाल था, मध्य एशिया तक यहाँ पर प्रभाव बढ़ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हूणों का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी कौन था? हूण आक्रमण के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तोरमान, मिहिरकुल, कनिष्क या फिर मिनांडर। तो हूण का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी था मिहिरकुल। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखें तो मिहिरकुल जो है हूणों का अत्यंत क्रूर शासक जो है माना जाता है। हूण आक्रमणकारी था, ये जो है बौद्ध धर्म का विरोधी था। उत्तर भारत में जो है आक्रमण करता है, गुप्त साम्राज्य ये है काफी कमजोर हुआ और भारतीय संस्कृति का भी प्रभाव यहाँ पर इस आक्रमण के बाद पड़ा था। चलिए आगे देखते हैं, हूणों को भारत से किसने खदेड़ा था? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो हूणों को भारत से किसने भगाया था? स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को भारत से भगाया था। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोक करके गुप्त साम्राज्य की रचना की। गुप्त वंश का शासक था, वीर योद्धा ये जो है माना जाता है और यही है इसने जो है हूणों पर विजय प्राप्त की थी, गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा की और जूनागढ़ अभिलेख जो है काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए थे? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शक। तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। चलिए इसके बारे में जानकारी देखें। कुषाण शासकों ने जो है भारत में बड़े पैमाने पर जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। इससे जो है व्यापार को काफी बढ़ावा मिला। रोमन से व्यापार इनका प्रसिद्ध हुआ। सिक्कों पर जो है यूनानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। कनिष्क के सिक्के काफी प्रसिद्ध थे और आर्थिक समृद्धि का ये जो है प्रमाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधार कला का विकास जो है किसके शासन काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर सातवाहन। तो गांधार कला का जो विकास है कुषाणों के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो कुषाण कला में गांधार कला का विकास हुआ था और जिसमें यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। बौद्ध की मूर्तियां यहाँ पर काफी प्रसिद्ध ही, यूनानी प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है और पत्थर की मूर्ति कला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र आता था। महायान बौद्ध धर्म से इसका भी संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में शकों का प्रसिद्ध शासक जो है कौन था? रुद्रदामन, कनिष्क, मिहिरकुल, मिनांडर। शकों का प्रसिद्ध शासक के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसी कारण से ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है पश्चिमी क्षत्रपों का महान शासक था। इसका जूनागढ़ अभिलेख काफी प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। शक शासक था, सिंचाई व्यवस्था है इसने सुधारी और शक्तिशाली शासक इसको जो है माना जाता है रुद्रदामन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन से जो है संबंधित है। काफी ये जो है रुद्रदामन से संबंधित प्रसिद्ध अभिलेख है। संस्कृत भाषा में ही ये गुजरात में स्थित है। सिंचाई परियोजना का वर्णन इस अभिलेख में देखने को मिलता है। शक शासकों का अभिलेख और इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से बहुत सारी जानकारियां हैं हमको प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले किस विदेशी आक्रमणकारी ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया? कनिष्क, मिनांडर, डेमेट्रियस या फिर मिहिरकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर ने जो है इसको अपनाया था और मिनांडर और नागसेन ये जो है इससे प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाता है। इंडो ग्रीक शासक था, इसको जो है मिलिंद नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। नागसेन से संवाद मिलिंद पन्हो जो है काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी इन्होंने जो है योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है किसके शासन काल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध की संगीति के जो आयोजन है यहाँ पर किया गया था। स्थान कौन सा था? तो कुंडलवन कश्मीर में ये जो आयोजन है हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। महायान शाखा को काफी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। संस्कृत भाषा का उपयोग और बौद्ध धर्म का यहाँ से विस्तार हुआ था। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में यूनानी शासक का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली। तो यूनानी शासकों का सबसे बड़ा केंद्र था आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला जो है
यूनानी गतिविधियों और शिक्षा का ये जो है प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रसिद्ध है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, व्यापारिक मार्ग पर स्थित है और यूनानी प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही साथ शिक्षा का ये जो है महत्वपूर्ण केंद्र रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विदेशी आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया? यूनानी, शक, हुन या कुषाण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुनों के आक्रमण से जो गुप्त साम्राज्य है काफी कमजोर हुआ था। हुनों के लगातार आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया था। उत्तर पश्चिमी से जो है आक्रमण करते थे। स्कंदगुप्त ने इसका क्या किया था? मुकाबला किया था। काफी जो है आर्थिक नुकसान गुप्त साम्राज्य यहाँ पर गुप्त राजाओं को हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और गुप्त साम्राज्य जो है यहीं से पतन की ओर शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवपुत्र की उपाधि जो है किसने धारण की? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या रुद्रदामन? देवपुत्र की उपाधि धारण की है कनिष्क ने, आपको याद रखना है। कनिष्क जो है स्वयं को देवताओं का पुत्र कहता था और ये जो है कुषाण शासक था, शक्तिशाली इसका काफी साम्राज्य था, मध्य एशिया तक इसका प्रभाव था और बौद्ध धर्म का संरक्षक इसको माना जाता है। विदेशी और भारतीय संस्कृति का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और रोम के बीच व्यापार किस काल में अधिक विकसित हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या वैदिक काल? तो भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक जो विकास है आपके कुषाण काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुषाण काल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक जो काफी यहाँ पर विकसित हुआ था। सोने के सिक्के काफी प्रचलित हैं, रेशम मार्ग प्रसिद्ध है, मसालों का यहाँ पर व्यापार होता था और रोमन सिक्के भारत में मिले हैं और आर्थिक समृद्धि यहाँ पर बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हुन, शक, यूनानी या कुषाण? तो यवन शब्द का उपयोग किया जाता है यूनानियों के लिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यूनानियों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत ग्रंथों में यहाँ पर उल्लेख मिलता है सिकंदर के सैनिक यवन कहलाए और यूनानी संस्कृति का प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा था। भारत यूनानी संबंध काफी यहाँ पर विकसित हुआ, कला और सिक्कों का प्रभाव है दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में शक शासन की स्थापना किसने की? कनिष्क, मोंगा, मिनांडर, मिहिरकुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोंगा। चलिए इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखते हैं। मोंगा जो है भारत में शक शासन स्थापित करने वाला प्रारंभिक शासक था। ये कहाँ से आया हुआ था? मध्य एशिया से। शक जो है मध्य एशिया से आए हुए थे, उत्तर पश्चिम भारत में शासन किए, विदेशी संस्कृति काफी प्रसिद्ध हुई, व्यापार में वृद्धि हुई और पश्चिमी क्षेत्र काफी ये जो है प्रसिद्ध शाखा था। चलिए शकों का विनाशक जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतमीपुत्र सातकर्णी या स्कंदगुप्त है? तो शकों का जो विनाशक किसको बोला जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों का विनाशक कहा जाता है। सातवाहन शासक यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को क्या किया? पराजित किया था। सातवाहन वंश के जो है महान राजा थे, दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजा था। नासिक अभिलेख इनका प्रसिद्ध है, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिए और विदेशी शक्तियों को काफी इन्होंने कमजोर किया। आगे बढ़ते हैं। कुषाण साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, तक्षशिला, उज्जैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुषपुर। ये इनकी राजधानी थी कुषाणों की। कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। वर्तमान पेशावर, पाकिस्तान। ये जो है व्यापारिक केंद्र था, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, रेशम मार्ग से जुड़ा, साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास यहाँ पर काफी अच्छा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। यहाँ पर रेशम मार्ग किससे संबंधित है? धार्मिक यात्रा, व्यापार, युद्ध या कृषि? तो ये जो है आपके व्यापार से संबंधित है। रेशम मार्ग एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग था। चीन से यूरोप तक का मार्ग रेशम व्यापार प्रसिद्ध है। कुषाण काल में काफी विकास हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान काफी हुआ था और भारत में विदेशी व्यापार इसमें काफी बढ़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है किस शाखा में हुआ? हीनयान, महायान, जैन धर्म, वैदिक धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके महायान शाखा में। महायान शाखा में जो है बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है वो आपकी प्रारंभ होती है। कनिष्क का संरक्षण ये जो है काल था। गंधार कला का विकास हुआ, बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं बनी, भक्ति भावना पर काफी बल दिया गया और बौद्ध धर्म का जो प्रचार है काफी व्यापक रूप से होने लगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किससे जो है संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ, व्यापारिक विवरण, युद्ध वर्णन या चिकित्सा विज्ञान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यापारिक विवरण से जो है संबंधित है। ये जो ग्रंथ है भारत और रोमन व्यापार की यहाँ पर जानकारी देता है। इसके लेखक के बारे में यहाँ पर जान करें तो यूनानी लेखक द्वारा जो है रचित है। समुद्री व्यापार का वहाँ पर वर्णन मिलता है। भारतीय बंदरगाहों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। रोमन संबंधों की जानकारी और इतिहास का ये भी काफी महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी का। आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में किस कला का विकास हुआ? नागर कला, गंधार कला, द्रविड़ शैली या वेसर शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार शैली। गांधार शैली में जो है यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण जो है यहाँ पर दिखाया गया। बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, यूनानी प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। पत्थर की यहाँ पर मूर्ति कला, अफगानिस्तान क्षेत्र केंद्र और महायान बौद्ध से यहाँ पर जो है संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हुनों का आक्रमण मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में जो हुनों का आक्रमण हुआ था। और इसमें जो है हुन मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत के रास्ते आए हुए थे। गुप्त साम्राज्य काफी कमजोर हुआ। मिहिर कुली जो है प्रसिद्ध हुन शासक था। लगातार आक्रमण हुए, राजनीति का स्थिरता बढ़ी और भारत अर्थव्यवस्थित यहाँ पर प्रभावित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विदेशी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? केवल युद्ध हुए, सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान, कृषि समाप्त हुए, शिक्षा बंद हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान यहाँ पर बढ़ा। विदेशी आक्रमणों से भारत में नई नई संस्कृति, कला, व्यापार और विचारों का यहाँ पर आदान प्रदान हुआ। यूनानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। गांधार शैली यहाँ पर विकसित हुई है। व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ। नई मुद्राओं का प्रचलन देखने को मिलता है और साथ ही साथ भारतीय संस्कृतियां जो है विदेशों तक जो है पहुंची थी। तो ये सारे के सारे प्रभाव यहाँ पर हुए थे। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण उनको अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।